डलते हैं, गली के अंकल खड़े होते हैं बिला वजह, लेकिन 30 साल बाद कोई भी जिंदा नहीं होगा स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग। अगर जुनैद अकरम को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, वो क्या 3 चीजें हैं जो चेंज करेगी? टेबल भी साफ की, वेटरी भी की, उसको सब आता है। नहीं आता तो पान बनाना नहीं आता। सबसे पहली जॉब कौन सी थी, आपने कितने पैसे कमाए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नुमान इब्राहिम। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं इंग्लैंड में और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की नामी गिरामी शख्सियत, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हाउस होल्ड नेम, मतलब घर का हर फर्द, मेरे घर में जितने लोग हैं सारे उनको फॉलो करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुनैद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे नुमान? अल्लाह का शुक्र है। जुनैद भाई, मैं पीछे से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, ऑब्वियसली मैं खुद कराची से हूँ, मैं जानता हूँ आपके बारे में चीज़ें। आपकी स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, कॉलेज और उसके बाद एजुकेशन, थोड़ा वहाँ से जानना चाह रहा हूँ मैं आपके बारे में। मेरा जो ताल्लुक़ था कराची में से था और अभी भी है, एक मिडिल क्लास तबके से। और मैं स्कूलिंग वगैरह सारी चीज़ मेरी बेसिक रही। नासरा स्कूल में मैं पढ़ता था, गार्डन में, सोल्जर बाज़ार के पास, कैप्री सनमा के पीछे। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन, वहाँ से मैंने प्री इंजीनियरिंग की। और फिर उसके बाद तालीम से थोड़ा सा सिलसिला मेरा टूट गया था नौकरी के सिलसिले की वजह से, क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना था वगैरह वगैरह। फिर आगे जाके मैंने सोचा चलो ग्रेजुएशन तो बंदा कर ही लेता है, तो मैंने प्राइवेटली बीए कर लिया था कराची यूनिवर्सिटी से, इकोनॉमिक्स में। जुनैद भाई, ये बताइएगा आपकी सबसे पहली जॉब कौन सी थी, आपने कितने पैसे कमाए उससे? सबसे पहली जॉब, अगर आप पैसे कमाने से करें, खैर जॉब तो होती है। एक तो प्रॉपर जॉब होती है जो आप कहीं एप्लीकेशन दें और वहाँ आप हायर हों, लेकिन एक ट्यूशन मैं पढ़ाता था अपने कज़न्स को और पहली तनख्वाह थी 800 रुपये। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1999 की, जब मैं ख़ुद मैट्रिक कर रहा था। तो वो थी। लेकिन उसके बाद अगर आप प्रॉपर जॉब की तरफ आएँ तो वो 2002 में मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था और वहाँ पे मेरी तनख्वाह थी 3000 रुपये। और वहाँ पे मैं हर किस्म का काम करता था। मैंने टेबलें भी साफ़ की, वेटरी भी की, कैशियर भी था, कभी बोतलें भी, बारटेंडर भी बना हूँ, बोतलें खोल के दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बुफे सिस्टम था और रश बहुत, पार्टीज़ बहुत होती थी। तो कभी आइसक्रीम निकाल के दे रहा हूँ, कभी प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ, कभी एम्प्रेस मार्केट से आलू प्याज की बोरियाँ भी लेकर आ रहा हूँ, हर किस्म का काम किया। तो यहाँ अच्छा, जब आप ग्रो अप कर रहे थे, आप स्कूल में थे, कॉलेज गए, तो किस टाइप के स्टूडेंट थे? इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे, पढ़ाई में बहुत नहीं, मैं बहुत शाय तो मैं बहुत था, इंट्रोवर्ट तो था, लेकिन मैं शरारती भी पूरा था, लेकिन पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था। हमेशा ए ग्रेड आता था मेरा। और एक बार मैं 9th में मैं आई थिंक फेल हो गया था फिज़िक्स में, और वो सदमा मेरे लिए बहुत ज़्यादा गंभीर था और उससे मैं ओवरकम नहीं हो पाया था। सॉरी, 9th में नहीं, फर्स्ट ईयर में मैं मैथ में फेल हो गया था। प्री इंजीनियरिंग थी और मैथ में फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो मेरे क्यों नंबर अच्छे नहीं आए, मगर इट वर्कड आउट इन माय फेवर, क्योंकि जब अगले साल मैंने दोबारा दिया तो मैं ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए। तो 33 नंबर से पास होने से बेहतर है बंदा 70 नंबर से पास हो। तो मेरा ग्रेड ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया। तो मैंने, क्योंकि वो मैं बड़ा अपसेट हो गया था, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुआ था, तो दैट वर्कड आउट इन माय फेवर। अच्छा जुनैद भाई, मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू की जब आप दुबई में थे, तो थोड़ा वो बताइएगा, दुबई कैसे जाना हुआ, पहली जॉब कौन सी थी, कितना टाइम दुबई में रुके, वहाँ किसके साथ ठहरे, कोई भाई था, ये क्या मामला था? अच्छा, दुबई में बेसिकली इस तरह गया कि मैं जब कराची में जॉब कर रहा था, मैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन करता था और 8 साल मैंने वो काम किया। तो जब तक मैं फैमिली सपोर्ट कर रहा था, बहनों की शादियाँ, वो जो टिपिकल हमारे यहाँ होते हैं, तब तक तो मैं करता रहा। जब मैं उन जिम्मेदारियों से फारिग हो गया तो मैंने फिर अपने बारे में सोचना चाहा कि यार अब मैं ख़ुद कोई स्टेप लेता हूँ। तो मैं 27 साल की उम्र में फिर मैं जेब में 1200 दिरहम लेके मैं दुबई चला गया और मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था और मुझे नहीं पता था मैंने कहाँ जाना है, बस मैं चला गया था। बिकॉज मैं कोई दोस्त नहीं था, किसी ने नहीं बोला, किसी ने हरी झंडी नहीं दिखाई कि नहीं, बस ये था कि यार दुबई जाओ, नौकरी, अपनी किस्मत ट्राई कर लो। मेरा हमेशा ये मानना है, लोग जी कहीं भी बाहर जाते हैं, वो बाहर जाते ही कुंडी लगा दें, जी इधर मत आना, हालात ख़राब हैं, वो कोई कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, आपके भी रिश्तेदार होंगे, दोस्त यार होंगे, यही करते हैं सब। मेरा हमेशा ये मानना है बंदा अपनी किस्मत खुद आजमाए। तो मैं वहाँ चला गया और फिर किसी को फ़ोन किया, फिर किसी ने कहाँ से अरेंजमेंट करवाई मेरी। फिर मैं एक बंकर बेड, वो जिस तरह लेबर रहती है वहाँ पे, तो 6 लोग हम रहते थे एक कमरे में। उसमें इंडियन भी थे, नेपाली भी थे, पाकिस्तानी भी थे, और ख़ुद ही पका के खाना और मतलब थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता था।
तो फिर नौकरी मुझे पहले ही हफ्ते मिल गई थी। वो मैं एक फाइनेंशियल कंपनी थी, वो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर वगैरह में डील करती थी। तो चूंकि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी तो मुझे फ़ौरन नौकरी मिल गई, पहले ही हफ्ते मिल गई। लेकिन मैंने कहा कि मैं भी फ़ौरन ज्वाइन नहीं करना चाह रहा, मैं थोड़ी और अपनी किस्मत आजमा लूँ। लेकिन जब मुझे अगले 2 हफ्ते कहीं से भी कॉल नहीं आई तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर ली। मैं 4.5 साल रहा दुबई में और पाकिस्तान चक्कर लगते रहते था। हाँ, लेकिन पहला जो मैंने अपना टारगेट सेट किया था, मैंने वहाँ जाके एक चीज़ समझ ली थी कि जब तक यहाँ पे आपके पास गाड़ी नहीं होगी, आप और लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। मैं उधर हूँ दुबई में। देखिए MBA एक तरफ, लाइसेंस एक तरफ है, ठीक है। और ख़ास तौर पे मुझे तो गाड़ी चलाने भी नहीं आती थी। तो चूंकि मुझे चलाने नहीं आती थी तो वहाँ के लोग कहते थे कि चूंकि तुम पाकिस्तान नहीं चला के आए हो तुम्हें फ़ौरन मिल जाएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान से गंदी आदतों में चलाते हैं वो इसलिए बार बार फेल होते हैं यहाँ पे। तो मैंने वहाँ प्रॉपर्ली सीखी, कोई 7-7.5 हज़ार दिरहम मेरा खर्चा हुआ, 2-2.5 लाख रुपए बन जाते हैं वो। तो लाइसेंस मुझे मिल गया, गाड़ी मैंने ले ली, क्योंकि सेल्स का मेरा काम था। तो सेल्स की जॉब के लिए तो आपको ज़ाहिर है गाड़ी और लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है और आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो मैंने टारगेट ये रखा था, जब तक मैं लाइसेंस नहीं लूँगा मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। ठीक है। लाइसेंस कब मिला? 2015 में आप कब गए थे पाकिस्तान? 16 में नहीं जाता तो मैं रहता, 2012 में मैं वहाँ मूव हुआ था और फिर मैं 13 में गया था। जब मुझे लाइसेंस मिल गया था उसके बाद मैं पहली छुट्टियों पे फिर मैं पाकिस्तान गया और आना जाना लगा रहता था। वीडियो का सिलसिला तो पहले से ही जारी था, मगर चूंकि उसमें कोई इनकम नहीं थी, ना ही मैंने फोर्सी की थी कि कमा सकता हूँ, तो उसको मैं सेकेंडरी लेता था। फोकस मेरी जॉब ही थी या फिर वीकेंड्स पे मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था क्लब्स में। जुनैद भाई, जब आप एक रूम से वीडियोस बनाते थे तब आपको लग रहा था कि 2020 में आज हम बैठे हैं, आज माशाल्लाह मिलियंस में आपको लोग फॉलो करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो ऐसी बाय चांस, असल में वही मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन। छक्का लगा या वो क्या था? देखिए, छक्का उसको कहते हैं जो आप, जैसे आपने 1 पाउंड फिश गाना गाया और रातों रात हो गया और फिर रातों रात गायब भी हो गए। देखें, होता ये है, और जितने भी अपकमिंग यूट्यूबर्स हैं मैं सबको ये मशवरा देता हूँ, देखें ऊपर आना मसला नहीं है, ऊपर स्टे करना मसला है। ठीक है ना, ऊपर तो आप कोई भी उल्टी सीधी हरकत करके आप वायरल हो सकते हो, मगर आपको अगले हफ्ते लोग भूल जाएंगे, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ आ रहा है। ऊपर रहना सबसे मुश्किल है। और मैं, अगर मेरी पहली हिट वीडियो 2012 में थी, उसके बावजूद 2020 तक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और मोहब्बत से अगर मैं आज भी रेलेवेंट हूँ, उसकी वजह ये है कि एक तो मैंने समझा, इसकी साइंस को समझा, और मैंने अपने आप को, अपने कंटेंट को डेवलप करता रहा, अपनी सोच बढ़ाता रहा, इनोवेटिव रहा, इसीलिए मैं आज भी रेलेवेंट हूँ। अच्छा जुनैद भाई, पहले हम देखते थे आप छोटा छोटा फीड करते थे, छोटी छोटी वीडियोस बनाते थे, आप डायरेक्ट से पॉडकास्ट पे नहीं गए। नहीं। तो ये सफ़र थोड़ा समझाइए, ये किस तरह आपने टेस्ट डेवलप किया अपनी ऑडियंस का? देखिए, इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमेशा से मेरे अंदर एक टीचिंग क्वालिटी तो थी और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी टीचर बनने की, मगर रिवायती टीचर बनने की नहीं। लेकिन इस तरह के 4 दोस्तों में, क्योंकि मैं, या तो मेरे दोस्त मुझसे बहुत बड़े थे जिनसे मैं सीखता था, या मेरे दोस्त मुझसे छोटे थे जिनको मैं सिखाता था, तो ये एक मेरे अंदर एक इनबिल्ट तो था। तो हमेशा आप कोई भी ज़िंदगी में काम करें एक्सक्यूज़ मी, तो आपको हमेशा कस्टमर बन के सोचना चाहिए। ठीक है, कि आपके कस्टमर, जैसे अगर आप शॉपिंग करने जाते हो, आपके पीछे दुकान वाला लग जाता है, सर ये भी दिखा दूँ, ये भी दिखा दूँ, आप तंग आके निकल जाते हो दुकान से। तो जब आप सेल्समैन बनोगे ना तो आपकी ख्वाहिश होगी यार मैं थोड़ा स्पेस रखूं, जब ये बुलाए तभी जाऊं, तभी ये दुकान में ठहरेगा, वरना ही भाग जाएगा। तो इसी तरह जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की तो मुझे पता था जब मैं किसी की 17 मिनट की वीडियो नहीं देखता, कोई मेरी क्यों देखेगा। तो मैं 2 मिनट 3 मिनट से शुरू हुआ, और मैंने कॉमेडी का एलिमेंट इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हंसी मजाक में आप बात कह भी जाते हो और हंसी मजाक में लोग बात सुन भी लेते हैं। ठीक है। अच्छा जुनैद भाई, मैं थोड़ा आगे जाना चाहूँगा। अभी आप इमरान खान साहब से मिले और मेरे ख्याल से डिजिटाइजेशन ये टॉपिक था जब आप मिले, सारे यूट्यूबर्स को बुलाया गया, तो थोड़ा उसका बताइएगा वो क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसमें क्या चीज़ें हाईलाइट की गई? क्योंकि मैं खुद इंग्लैंड में रहता हूँ, मेरी खुद एक कंपनी है, तो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है यहाँ पे 5 मिनट में, बैंक अकाउंट भी बन जाता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैसल है, तो हैसल फ्री कैसे किया जा सकता है? देखें, एक्सपीरियंस ज़ाहिर है अच्छा था, और मैं हमेशा ये बात रिकॉर्ड में कही है कि बहुत से लोग समझते हैं कि जी ये इन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई है और ये इनको रिक्रूट करके जो है ना कि ये इनका मंजन फैलाएं। हालांकि मैं मिलने से पहले भी
और ये उनका बड़ापन है कि उनको पता था मैं जहाँ तनकीद होती तनकीद भी करता हूँ, लेकिन जहाँ सपोर्ट होती मैं बात सही करता हूँ। जहाँ मुझे पता था कि हेलीकॉप्टर वाली बात, मेरी हेलीकॉप्टर वाली वीडियो बहुत मशहूर हुई थी 55 रुपए वाली, और जिस पे असद उमर साहब ने अपने पेज पे भी लगाई, और जब मेरी उनसे पेशावर में मुलाकात हुई वो मुझे पहचाने भी कि आप ही थे जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी। तो जहाँ सही हो मैं वो बात करता हूँ, ठीक है ना, जहाँ तनकीद हो वो भी मैं। तो ये उनका बड़ापन है कि एक तो बुलाया, तो ये आंसर फैलाना कि जी एक रिक्रूट की है, हम अपने पैसों से गए थे। मैं आज भी रसीद दिखा सकता हूँ, वो टिकट मैंने अपने कज़न से ही बनवाया था, और उन्होंने से कहा था अगर आ सकते तो आ जाए। तो हम वहाँ गए, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैं उनसे पहले भी मिलता रहा हूँ, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म पहली बार मिल रहा था। तो सवालात सबने अपने अपने हिसाब से किए, और मैंने देखे चाहता तो मैं अपनी ज़ात से लेके कोई सवाल कर देता कि जी आप ज़रा फेसबुक को डंडा करें, मेरा पेज तो मोनेटाइज करें, पाकिस्तान को मोनेटाइजेशन क्यों नहीं मिली। सही। लेकिन मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं गया था, मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करने गया था जिनके मैसेजों से, जिसमें आप भी हैं, कि मेरा इनबॉक्स भरा होता है कि जुनैद भाई हम ये करना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं फ्रीलांस हूँ, मैं इतना डॉलर कमा सकता हूँ, मेरा अकाउंट नहीं खोलने। मैंने उनकी बात की, चाहता मैं अपनी बात करता कि यार फेसबुक खुलवाएं जी, क्या मसला, आप ज़रा ज़करबर्ग को फ़ोन तो करें, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, थोड़ा मंजन डालें, क्यों जी ऐसा ही है। तो मैंने बात की यंगस्टर्स की कि जी इनको प्रॉब्लम होती है, फ्रीलांस की इतनी बड़ी हमारे पास मार्केट मौजूद है, डॉलर नहीं आ सकता, वो डॉलर पे बाहर ही रखता है, हमारा मुल्क का नुकसान हो रहा है, कंपनीज नहीं खुल पाती। सिंगापुर में 2 घंटे में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड, खुल भी गई, बैंक अकाउंट सब। सऊदी अरब में 1 घंटे में भी हो जाता है ये सारे काम। और आपको पता है पाकिस्तान मेरे ख्याल से 5th कंट्री है जो फ्रीलांसिंग में है ऑन टॉप, मतलब 5वीं कंट्री है। वजह ये है कि देखें हमारी कौम को, वैसे तो लोग बड़ा कुछ कह दें, लेकिन देखें जुगाड़ी तो है, ठीक है ना, वो प्लस पॉजिटिव में है या नेगेटिव में वो एक अलग डिबेट है, रास्ता निकाल लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। अब कुछ लोग हैं जो कि रोता रहते हैं कि जी नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन जो काम करने वाला ना वो ढूंढ लेता है। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बिल्कुल फ्रीलांसर्स की मौजूद है जो कि वहाँ पे करते हैं काम, और एक बड़ा अच्छा उन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है। वो और बढ़ सकता है कि अगर हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ी सी आसान। मुझे ये बताइएगा, मैं खुद भी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, CBM से मैंने ग्रेजुएट किया है। अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छे मैनेजर्स तो बना रही हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स नहीं बना रही अनफॉर्चुनेटली। इसकी क्या वजह है? हमें कोई प्रैक्टिकलिटी ज़ीरो। देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि बच्चों को कम उम्र से ही जो है ना आप उनको काम पे लगा दें। यहाँ पे भी तो आप देखें ना पूरे वेस्ट में बच्चे काम करते हैं 16 साल की उम्र में, अखबार डालते हैं। मैं खुद देखता हूँ सुबह यहाँ स्टूडेंट्स अखबार डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक सर पे नहीं आती ना, जब बच्चे शेल्टर्ड होते हैं ना कि पता है जी दे कैन ऑलवेज फॉल बैक टू देयर पेरेंट्स। घर में अब घर भी अपना है, अब्बू कमा रहे हैं, खाना भी मिल जाता है, कपड़े भी धुल जाते हैं। जब सर पे ही नहीं पड़ती तो वो रिस्क लेने वाली जो है ना उनके अंदर एबिलिटी आती नहीं है। रिस्क आप तभी लेते हो जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, या आप समझते हो कि जी अब मैंने हर हाल में लेना ही लेना है। तो जहाँ आपके पास बैकअप प्लान होते हैं ना, तो दैट मीन वो कहते हैं ना जब आपके पास प्लान बी हो दैट मीन्स आपका प्लान ए ही नहीं है, तो आप प्लान बी पे रिलाय कर रहे हो। तो सिखाया भी नहीं जाता हमारे यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ की कोई भी चीज़ नहीं सिखाई जाती। टायर कैसे चेंज करना है, टैक्स कैसे भरना है, मकान ख़रीदते हुए कौन से कागजात देखने चाहिए, गाड़ी ख़रीदते हुए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, रियल लाइफ सिनारियोस तो सिखाए। वो किताबें देखें हमारे यहाँ इतना अनफॉर्चुनेट है, हमारा तालीमी निज़ाम क्या है, एक चीज़ है जो किताब में लिखी है, टीचर वही किताब से पढ़ के ब्लैक बोर्ड में लिख देता है, आपने वही ब्लैक बोर्ड से कॉपी में लिख दी, और एग्जाम में भी बता दिया कि इन्हीं में से सवाल आएगा, वही चीज़ आपने लिख कर आएगा। बिल्कुल ऐसे बंदा क्या सीखता है जी। तो ये तो देखिए साइंस तो नाम ही तजुर्बों का नाम है, और बिजनेस भी अब एक साइंस है। ये आप तजुर्बे करके ही सीख सकते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो हैं आपको मिशन देती हैं कि जी आपने कंपनी खोलनी है और साल के एंड में आपका असाइनमेंट है, आपने जो है ना $50,000 कमा के लाना है, जॉब करो। तो ये प्रैक्टिकलिटी से ही आता है। और एंटरप्रेन्योरशिप देखें लोगों को बनने का बड़ा शौक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ नाम के सामने है, फेसबुक में आपके नाम के नीचे बड़ा खूबसूरत लिखता है, लेकिन वो वाले जो है ना वो वाला दम भी चाहिए, नुकसान बर्दाश्त करने का भी दम चाहिए, और फेलियर का भी जो है ना फेयर नहीं होना चाहिए। फेलियर तो होता ही है ज़िंदगी में, हमेशा होता है। और तो प्रैक्टिकलिटी से इतनी दूर होती हैं बातें, तो यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल ऐसा लैकिंग तो है, और स्टूडेंट्स जो हैं उनको वो चीज़ें शुरू से ही नहीं सिखाई जाती। अच्छा देखिए मैं खुद भी वेस्ट में रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, यहाँ पे गैप ईयर का बहुत कॉन्सेप्ट होता है। आप मैट्रिक करते हो 6 महीने का गैप होता है, 1 साल का, ताकि आप
एनालाइज कर सको आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आप मास्टर्स कर लेते हो, आप पीएचडी कर लेते हो, आपको पता ही नहीं होता आपका इंटरेस्ट कहाँ है। तो ये कौन बताएगा इंटरेस्ट के भाई, ना आपके स्कूल में कोई काउंसलिंग होती है ना यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये किस तरह चीज़ सही होगी, अगर आपको क्या लगता है कि किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए फिर इसकी इन सब बातों की कोई एक चीज़ जो फौरी इम्प्लीमेंट करके आप बेहतर कर सकते हैं चीज़ें। तो ये बहुत सब्जेक्टिव सब बात है और एक बड़ा गहरा टॉपिक है, लेकिन इसमें देखिए ना सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमें ट्रेन ही नहीं किया जाता शुरू से इन चीज़ों के ऊपर। आपको जब पता है कि जी आपकी मास्टर्स की तक की पढ़ाई वालिद साहब ने ही फ़ंड करनी है और फिर आपकी शादी भी उन्होंने ही फ़ंड करनी है, फिर घर भी उन्होंने ही लेके देना है, तो आपके सर पे तो पड़ती ही तब है जब आपका बच्चा हो जाता है। जब आपका बच्चा हो जाता है, देखें औलाद ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी नेमत होती तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको फिर थोड़ा सा कॉन्शियस भी कर देती है। फिर आप वो वाले रिस्क नहीं ले सकते जो कि शायद आप 18 साल की उम्र में ले सकते थे, क्योंकि नाउ यू हैव अ किड इन फ्रंट ऑफ यू, उसको भी पालना है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लोगों में आती ही 30-32 के बाद है। आप यहाँ रहते हैं वेस्ट में, आपके सामने कितनी मिसालें होंगी, लोग 30-32 पे घर बना के बैठ चुके होते हैं और फिर लाइफ एंजॉय करते हैं। हम सारी ज़िंदगी घर बनाने में मर जाते हैं और जब वो हमने उसका ताला खोलना होता है तब हमारा हार्ट अटैक हो जाता है दरवाजे पे, फिर बच्चे सारे दिन उसको बेड़ा गर्क कर देते हैं आपकी जायदादों का। तो हमारा जो है ना हम रिवर्स चल रहे हैं। अच्छा जुनैद भाई, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। आपकी सक्सेस फैक्टर क्या? आप सेल्फ मेड मैन है, कौन था आपके पीछे? कौन मोटिवेट करता था कि यार वीडियोस बनाते हैं और मुआशरे के जो पहलू हैं उनको उजागर करते हैं? कहाँ से इंस्पिरेशन आई? देखिए ये तो फैक्टर्स तो खैर बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो सुबह आपको खुद ही उठना होता है। कोई और आके आपको नहीं उठाएगा कि जी आपने ये करना है और इस तरह पैसे कमाने और इस तरह ये करना है। यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ योर ओन हैप्पीनेस एंड योर ओन मिजरीज। ठीक है, तो ये डिसीजन तो आपके अपने होते हैं। तो ज़ाहिर है एक मुश्किल फ़ैसला था, और जब मैं अपनी रेगुलर जॉब से इस तरफ शिफ्ट कर रहा था तो मुझे 100% सब लोगों ने मना किया था, हर बंदे ने डिस्करेज किया था, लेकिन उसमें भी उनकी नेक नियति थी। वो इस तरह कह रहे थे कि यार अल्लाह अल्लाह करके नौकरी मिली है, सिक्योर जॉब है, तुम शारजा के शेख के लिए काम करते हो, ज़िंदगी भर तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी है, रिटायरमेंट तक तुम यहीं पे ही काम करोगे। एक बड़ी कंपनी के लिए काम करता था, तो लेकिन मेरा दिल मानता था कि नहीं यार, मैं शायद कुछ और भी कर सकता हूँ और उसमें मैं ज़्यादा जो है ना सिर्फ मॉनेटरी लिहाज से बल्कि अपने दिल के लिहाज से भी कि मैं अंदर से खुश हूँगा। तो डिस्करेज तो खैर सब ने किया था, उनकी सबकी अपनी अपनी वजूहत थी, लेकिन वो जो डिसीजन था वो तो मैंने खुद ही लिया था। और आपने खुद ही डिसीजन लेना होता है ज़िंदगी में, कोई आप आके नहीं बताता। एक हद तक की जो है ना, आपके अपने घर वाले भी एक हद तक ही आपको बता सकते हैं। सुबह उठना आपने खुद ही है, तो ये आपको खुद पता होना चाहिए मैंने ज़िंदगी में करना क्या है, मेरे लिए बेहतर क्या है, मैं खुश किस चीज़ से होऊंगा, किस चीज़ से मुझे अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ये फैसला आपका ही होता है और आप ही कर सकते हैं। अच्छा जुनैद भाई, आपने माशाल्लाह बहुत सक्सेस देखी, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया आपने। ज़िंदगी में सबसे बड़ा फेलियर कौन सा था? देखिए मैं तो फेलियर को फेलियर ही नहीं लेता। फेलियर तब होती है, फेलियर हो गया या मिस्टेक हो गई, ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है ना, और इनसे सीख के आप अपनी एक एम्पायर बिल्ड करते हो, तो फिर वो फेलियर नहीं रहता। अच्छा जुनैद भाई, आप माशाल्लाह किताबों से आपको मोहब्बत कब हुई? पहला सवाल ये। दूसरा ये, आप कराची में काफ़ी सारे मतलब इनिशिएट करें प्रोजेक्ट्स, तो ये कहाँ से माइंड में आया कि लोगों में उजागर करते हैं किताबों से मोहब्बत? और देखिए अनफॉर्चुनेटली आप कहीं दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी मुल्क चले जाएं, उनकी तरक्कियों का दारो मदार आपको किताबों में ही मिलेगा, लाइब्रेरीज़ में ही मिलेगा। इस वक्त हम जिस मोहल्ले में बैठे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले में तकरीबन 4 लाइब्रेरीज़ यहाँ मौजूद हैं और बड़े लेवल की लाइब्रेरीज़ यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो यही इनकी तरक्कियों का राज है, और ये चीज़ें भी इनको मतलब एक हमारा भी मुसलमानों का भी दौर था जब हम दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बगदाद में बनाई थी, तो ये तो हमारा शेवा था जो कि हम छोड़ चुके। इसके बगैर कोई तरक्की नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों ने तरक्की का मेयार रख लिया है कि जी ब्रिज बनेगा या उस पर बस चलेगी या ऑरेंज ट्रेन चलेगी तो वही तरक्की होती है। तरक्की यहाँ से होती है। आप जितनी सड़कें बना लो, जब तक उस पर गाड़ी चलाने वाला जाहिल है तो आप जाहिल हो। अच्छा, मैंने एक सिर्फ डिफेंस सेंट्रल लाइब्रेरी मैंने देखी है क्योंकि वहाँ से गुजरना होता है। आपको कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट मिली है जब आपने इनिशिएट? नहीं, ना सपोर्ट मिली, ना मैंने कभी मांगी। नहीं मांगी नहीं, क्योंकि आप जो एक काम जब आप खुद कर सकते हो तो क्या ज़रूरत है आप एक इतने लंबे पेपर वर्क में जाओ। अव्वल तो फिर वो उसको इनसिक्योरिटी ले लेते हैं,
कि यार ये कुछ करने जा रहे हैं, कहीं हमारी नौकरी ना खा जाए, कुछ और ना कर ले, तो उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ कि आप जो है ना सोशल चेंज की तरफ जाएं। आप अगर गवर्नमेंट से ही बैठ गए तो वो जी दरख्वास्त लिख के वहाँ वफाकी मुतसिब जाएँ, फिर वो वहाँ जाएँ, फिर आप पिटिशन दायर करें, फिर तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है भाई। तो मैंने जो अच्छा मोहब्बत इस तरह कि मैं ऑब्वियसली ख़ुद मैं किताबें इतनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ सका, हमेशा से मुझे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर था, मगर ऑब्वियसली मैं अपनी प्रोफेशन में इतना मसरूफ़ था कि मैं कभी इस चीज़ को टाइम दे नहीं पाया। तो मैं अपने अंदर ये कमी ज़रूर महसूस करता था, और मैं ये महसूस अपने सराउंडिंग्स में भी करता था कि हमारे यहाँ लोग जो हैं, आप किसी चाय के ढाबे पे बैठे हैं, वो आपको बराबर टेबल से आवाज़ें आ रही होंगी, वो तो या तो मोबाइल की बातें कर रहे होंगे या गाड़ी की बातें कर रहे होंगे, कोई इल्मी डिस्कशन, कोई बात सुनाई नहीं देती। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि भाई जब आप सदर में रीगल चौक से लेके ऑल द वे एम्प्रेस मार्केट, आपको हर बोर्ड के ऊपर मोबाइल का ब्रांड नजर आएगा, तो मोबाइल की बातें करेंगे। तो लाइब्रेरी जब तक लोगों को दिखेगी नहीं तो उनके अंदर शौक कैसे पैदा होगा। इसमें भी बहुत से लोगों ने कहा कि यार आजकल PDF का दौर है, आप बिला वजह पूरी लाइब्रेरी बना रहे हो। देखिए उसकी भी एक वजह है, इस वक्त मेरा फ़ोन यहाँ नीचे मौजूद है, आपको नहीं पता मेरे फ़ोन के अंदर क्या है, लेकिन जब आप मेरे घर आओगे, आप मेरे बड़े बड़े शोकेस देखोगे, तो आपके अंदर भी दिल होगा कि यार मैं भी एक आध किताब पढ़ लेता हूं। और जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो सारी किताबें पढ़ के बने। सर बिल गेट्स आज के दौर में भी हर साल दिसंबर में बेस्ट रीड्स बाय हिम की वो एक लिस्ट जारी करता है, जो कि 35 से 40 किताबें होती हैं जो कि बेस्ट होती हैं उस साल की, यानी उसने पढ़ी कितनी होंगी। बिल गेट्स को क्या ज़रूरत है किताबें पढ़ने की, दुनिया का सेकंड अमीर तरीन आदमी है, लेकिन देखें ना वो यही इनकी सक्सेस का म्यार है। मार्क ज़करबर्ग हर हफ्ते 2 किताबें ख़त्म करता है, उसको क्या ज़रूरत है, वो फेसबुक का बानी है भाई, वो अरबोपति आदमी है। लेकिन ऐसे नहीं ना, वो आप इनोवेट इसी तरह। अच्छा 2-3 जल्दी सवाल करना चाहूँगा। आपकी खुद भी सोशल मीडिया पे गहरी नज़र होती है, अभी शाहिद अफरीदी साहब ने एक बयान दिया। आपको लगता है कि क्रिकेटर जिसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, 20-25 साल से मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसी बात करना जिनसे उनका कोई एसोसिएशन नहीं है, पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट देना, आपको क्या लगता है बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, अभी खुद भी क्रिकेट खेल रहे हैं, कैसा था वो उनका एक स्टांस देना स्टेटमेंट? जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में हर आदमी को वो काम आता है जो उसका काम नहीं है, ठीक है, और वो हर वो काम करना चाहता है जो उसका नहीं है, ठीक है ना। आप आम जिंदगी में देख लेना, आप किसी पान वाले के पास जाएं, वो आपको बताएगा इकोनॉमी कैसे सही होगी, वो आपको बताएगा कामरान अकमल को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो आपको बताएगा करप्शन कैसे खत्म होगी, उसको सब आता है। नहीं आता तो पान बनाना नहीं आता, ठीक है। इसी तरह सड़क पे आप गाड़ी चलाएं, जो बाइक वाला जिसने उस लेन में होना है वो फास्ट लेन में चला रहा है, बस वाला जिसको कोने में होना है वो बीच में चला रहा है, तो हर बंदा अपने से हट के दूसरे का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा। तो ये एक हमारा ना एक हमारा ये माशरती मसला है। आपके गली मोहल्ले में भी जब खुदाई होती है, पाइप डलते हैं, गली के अंकल खड़े होते हैं बिला वजह, ना कभी उन्होंने कैलकुलस पढ़ी होगी, ना कभी इंजीनियरिंग की क्लास ली होगी, लेकिन आता सब होगा पाइप यहाँ से नहीं यहाँ से डाल, ठीक है। तो सबको दूसरे का काम करने का शौक है, ठीक है। अब वो उन्होंने जज्बातियत में कोई एक बात कर दी। देखें ऑब्वियसली एसोसिएशन तो है कश्मीर के साथ, सबकी है और होनी भी चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बात करने का कोई इशू नहीं है, तरीक़ाकार के ऊपर प्लेटफॉर्म हो गया, ये हो गया, अब ये उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। आज का आखिरी सवाल, अगर जुनैद अकरम को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, लेट्स सपोज 3 दिन के लिए, वो क्या 3 चीजें हैं जो चेंज करेंगे? 3 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। चले 3 साल 5 साल का टेन्योर। 5 साल में भी कुछ नहीं हो सकता। हमारे तो खैर ग्रास रूट लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ पे ज़रूर काम करूँगा, वो एजुकेशन है। और एजुकेशन खाली वो डिग्री वाली नहीं, लेकिन एक प्रैक्टिकल एजुकेशन, और ख़ास तौर पे बच्चों के ऊपर मैं मेहनत करूँगा। हमारे यहाँ बच्चों पे काम नहीं किया जाता जी। पाकिस्तान में बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, जो है मिडिल एज वाले के लिए ही है। आप शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का टीवी प्रोग्राम उठाएं, वो मिडिल एज वाले के लिए, ना वो बूढ़े के लिए है, ना वो बच्चे के लिए है। बच्चों का कोई कंटेंट टीवी पे नहीं आता। पहले आता था ना टीवी में, जब पहले आता था ना 7 बजे आते थे एग्जैक्टली, तो अब 60 और आप मेरे ख्याल से लड़ भी रहे हैं कोई मैंने एक पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में इसी सिलसिले में कि हर चैनल को बाय फोर्स रोज़ाना 1 घंटे का साइंस और 1 घंटे का चिल्ड्रन कंटेंट दिखाना चाहिए, क्योंकि हम तो ऐसे ट्रीट करते हैं हमारे मुल्क में बच्चे ही नहीं होते जी। वो कहते हैं यूट्यूब पे देखें ना, तो यूट्यूब पे जब देखते हैं तो फिर वो आपको फिर वो प्रॉब्लम होती है कि पेपा पिग क्यों देख रहा है, या ये जो है
छोटा भीम क्यों देख रहा है, तो इसलिए तो कह रहे हैं आप बना लो ये कंटेंट बच्चों के लिए, लेकिन बनाते नहीं। बच्चों पे मेहनत नहीं होती, और चूंकि बच्चों पे मेहनत नहीं होती, जिन बच्चों पे मेहनत नहीं होती आपके भी ख़ानदान में मोहल्ले में होंगे, फिर वो बच्चे ऐसे ही निकलते हैं जिस तरह के हमारे यहाँ एक रेवड़ जमा है। तो फोकस मेरा होगा तो बच्चों पे ही होगा। और आखिरी बात मैं कहूँगा, हमारे यहाँ देखें तालीम से जो चेंज है ना, उसके असरात नज़र आना शुरू होते हैं 30 साल बाद जी। और आप कोई भी पॉलिटिशियन उठा लें, अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन 30 साल बाद कोई भी ज़िंदा नहीं होगा स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, ठीक है। तो ये वो काम ही नहीं करते, जब हमने ज़िंदा ही नहीं रहना तो वही काम करते कि जी पुल 2 साल में बन जाता बना लो, मेट्रो 5 साल में बन जाती बना लो, ठीक है ना। तो वो इसीलिए बेसिक कामों पे रहते हैं और वो ग्रास रूट पे नहीं जाते। तो मेरा मसला मकसद यही होगा कि मैं ग्रास रूट लेवल पे एड्रेस करूँ चीज़ों को। ये सतही काम के जी सड़क बना दी, ये बना दिया, तो वही वाली बात है, आप सड़कें जितनी अच्छी बना लो उसके ऊपर गाड़ी चलाने वाला जाहिल है, तो फिर कराची का ट्रैफिक आपने देखा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, Thank और you. मैं उम्मीद करता हूँ आज का शो आपने एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।